हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर लॉरेंट्ज फोर्स ये टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद में साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके वेटेज के साथ। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। उसके बाद में एमएसटी सीईटी के लिए इस चैप्टर का वेटेज 4% है, मतलब सीईटी एग्जाम के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी किसका करना होता है। तो सबसे पहले ओरस्टेड, ये जो साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया कि एक वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो सराउंडिंग में अगर कोई मैग्नेटिक नीडल होंगी तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। मतलब डिफ्लेक्शन कब आता है, जब उस मैग्नेटिक नीडल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो इसके ऊपर से क्या समझ में आता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होंगी तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी का स्टडी इस चैप्टर के अंदर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर राइट हैंड थंब रूल जो दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, उसी में हम स्टडी कर लेते हैं। तो अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होंगी, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल दिया गया है। तो सिंपल रूल है कि जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन के अंदर हमें स्ट्रेच करना है। तो ये जो फिंगर्स होंगी, दीज फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर्स जो होंगी, जो 4 फिंगर्स होंगी, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ लो कि अगर कोई कंडक्टर है, इस तरह से अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हमें थंब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो ये जो फिंगर्स होंगी कर्ल करने के बाद में जो डायरेक्शन दिखा रही है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से यहाँ पर इस प्लेन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अगर करंट हम नीचे की तरफ फ्लो करेंगे तो थंब नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये जो फिंगर्स होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर्ल होंगे। सो ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होंगे। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। उसी के साथ में हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर दूसरा एक लॉ स्टडी करने वाले हैं, उसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ये जो चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। छोटा सा पॉइंट है और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉरेंट्ज फोर्स। तो इसके अंदर दोनों फील्ड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर क्या होता है उसको दिखाया गया है। मतलब मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो सिंपल है, देखो टॉपिक सिंपल है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो उसे अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, और अगर निगेटिव होगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। सो शुरुआत में अगर उसका स्पीड, मतलब वो रेस्ट के ऊपर भी छोड़ दिया गया होगा तो शुरुआत में उसका स्पीड तो 0 है, बाद में जाकर वो मोशन के अंदर जाएगा, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, मतलब वहां पर कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वही होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई। और वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर लेंगे तो F बार इज इक्वल टू Q इंटू ई बार, वेयर Q इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसे हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी के ऊपर से फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू ई। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करता है, ये पॉइंट ध्यान में रखो क्योंकि आगे आने वाला है। उसी के साथ में अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय Fm इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लेंगे, Fm बार इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार। ठीक है, इसके अंदर 3 टर्म्स है। Q इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी बार से दिखाएंगे। तो देखो अब फोर्स क्यों एक्ट करेगा। शुरुआत में यहाँ पर जो ओरस्टेड का ऑब्जर्वेशन था कि कोई कंडक्टर होगा उसके अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है।
तो बेसिकली करंट फ्लो करने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वहां पर बेसिकली करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्ज फ्लो होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वहां पर क्या होगा? चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे को अपोज करेंगे, जिसकी वजह से वहां पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स Fm बार। क्लियर? कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो अगर मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना फोर्स होगा। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इन दोनों ही फील्ड से पार किया गया, मतलब कैसा? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो वहां पर जो टोटल फोर्स होगा, दैट टोटल फोर्स F बार विल बी द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों की एडिशन करने के बाद में हमें टोटल फोर्स मिलेगा और यही होता है लॉरेंस फोर्स। तो ये क्या होगा? लॉरेंस फोर्स। और इसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरह से, Fe की वैल्यू QE बार और Fm की वैल्यू QV बार क्रॉस B बार, एंड दिस विल बी रिटन एज F बार इज इक्वल टू Q इंटू E बार प्लस V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस B बार। दिस इज लॉरेंस फोर्स। ये क्या होता है? लॉरेंस फोर्स। तो इसका स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं हम? If a charged particle enters in a region where the electric as well as magnetic field is present, then that charged particle experiences electric and magnetic force. That total force is known as Lorentz force and it is given by this formula. ठीक है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी अगर प्रेजेंट होंगे तो उसके अंदर इन दोनों फोर्सेस की एडिशन होगी, वही होता है लॉरेंस फोर्स। अब देखो ये फॉर्मूलेस तो आप लोगों को याद करना है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेते वक्त यहाँ पर हमें QVB और क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन की। इस फॉर्मूले के अंदर तीन टर्म्स हैं जो वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला है फोर्स, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है। सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल देख चुके हैं। अब दूसरा रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बुक के अंदर वो दिया हुआ नहीं है, बट जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो दिया हुआ है, बट वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिंपल याद रखने के लिए, डायरेक्शंस को याद रखने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हैं। देखो अब ये रूल क्या बताता है कि इसके अंदर तीन डायरेक्शंस के, तीन वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन जो होगी वो तीनों भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ये जो हमारा राइट हैंड होगा उसका फ्रंट पार्ट, ये जो पाम होगा हमारा, हथेली जो होंगी फ्रंट साइड की, उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर अगर रख देते हैं इस तरह से, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड से बाहर निकल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई? बोर्ड से बाहर, मतलब ये हमारा फ्रंट पार्ट इधर आ गया। एंड इफ दिस फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए हम ये फिंगर्स की डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो वो भी कौन सा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है बोर्ड से, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब होगा, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो थंब होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फील्ड बोर्ड के अंदर से बाहर आ रही है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके ऊपर एक्ट होने वाला वो किधर होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड पाम रूल। फ्रंट जो साइड होंगी, दिस गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स होंगे, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, एंड दिस थंब व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीज फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दिस इज राइट हैंड पाम रूल। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है,
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट होता है टेस्ला, एसआई यूनिट इज टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी। उसका अल्टरनेट यूनिट होता है, इसकी जगह पर हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इसके ऊपर से एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो होता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया विल गिव द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर से B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन ए। फाई जो होता है वो वेबर के अंदर मेजर किया जाता है और एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर। सो दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूनिट ले सकते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से आप लोगों को समझकर याद करना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। अब साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर से पहले एक साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला दिया हुआ है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिंपल सा एक पॉइंट है, उसे भी हम पहले स्टडी कर लेते हैं। दैट इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ओके, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूले के अंदर बेसिकली अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ये दोनों भी एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर होंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने के बाद में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। दिस इज सिंपल साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो आगे जाकर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। यहाँ पर क्या होने वाला है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। Necessary centripetal force for the circular motion of that charged particle will be given by the magnetic force। वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r। क्या फॉर्मूला होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। और मैग्नेटिक फोर्स का अभी एक फॉर्मूला देखा था हमने दैट इज qvb sin थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और वी बार दोनों के अंदर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर वी स्क्वायर में का एक वी और यहाँ का वी कैंसिल हो गया। सो दिस विल बिकम एम वी इज इक्वल टू आर, आगे जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस विल बी क्यू बी आर, आर विल बी द डायरेक्शन रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो mv क्या होता है, mv इज नथिंग बट द मोमेंटम। सो दिस मोमेंटम p विल बी इक्वल्स टू mv एंड दिस विल बी इक्वल्स टू qbr। दिस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ये क्या होता है, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। अब हम हमारे नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की तरफ मूव कर दें। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। सो ये देखो, इसके अंदर साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का यूज क्यों करना है, बेसिकली पार्टिकल और मैटर का इंटरैक्शन स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड पर ले जाने के लिए, उसे एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। साइंटिफिक स्टडी के अंदर, कुछ मेडिकल फील्ड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या होता है, देखो प्रिंसिपल तो सिंपल है। अगर किसी आईसी फील्ड के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक, आईसी रीजन के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों भी प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर मोशन में रखती है। सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, तो देखो इस तरह से इसके अंदर दो डीज होती हैं। डी मतलब क्या, दिस इज
इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटेलिक चेम्बर्स। मेटेलिक चेम्बर्स मतलब कैसा, देखो आप कोई मेटेलिक प्लेट है, उसे सर्कल का फॉर्म दिया गया, उसके ऊपर दूसरा ही एग्जैक्टली उतनी साइज की जो डिस्क है वो रख दी जाए, दोनों के अंदर कुछ गैप है और बीच में से कट किया जाए और उसे सेपरेट किया जाए तो डी जैसा कोई शेप मिल जाता है। सो दिस इज टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटेलिक चेम्बर्स। इस तरह से डी शेप के अंदर दो मेटेलिक चेम्बर्स होंगे, डी शेप के अंदर मेटेलिक चेम्बर्स होंगे, ठीक है। एंड दीज मेटेलिक चेम्बर्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहां पर रखा गया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहां पर वो डीज रख दिए गए होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमने यहां पर इस बोर्ड के ऊपर मेटेलिक चेम्बर्स को दिखाया है, इन डीज को दिखाया है। ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है? डीज। जो अल्फाबेट होता है डी, कैपिटल डी, उस तरह से इसका शेप होता है। सो दीज आर नोन एज डीज। तो ये जो डीज है इन्हें बोर्ड के ऊपर अगर दिखाया गया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरह से दिखानी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब देखो, मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए डॉट और क्रॉस इस तरह से दो सिंबल्स होते हैं। किसी तीर को, अगर कोई एरो होंगी, तीर होगा, तीर अगर हमारी तरफ आ रहा होगा तो हमें उसका फ्रंट पार्ट एक पॉइंट के फॉर्म में दिखेगा, एक पॉइंट के फॉर्म में। और अगर तीर हमसे दूर जा रहा होगा तो वहां पर हमें उसका बैक साइड एक क्रॉस के फॉर्म में दिखेंगे। तो क्रॉस अगर दिखाई दिया तो वो फील्ड हमारे से दूर जा रही है, और अगर डॉट दिखाई दिया तो फील्ड हमारी तरफ आ रही है। तो फील्ड कहां पर आ रही है? बोर्ड से बाहर की तरफ, और उसके ऊपर ये दो डीज रख दिए गए। एंड दीज टू डीज आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सप्लाई। यहाँ पर इन दो डीज को एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करना है। सप्लाई कैसा होगा? एक्सटर्नल सप्लाई इज एसी, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई। यहाँ किससे कनेक्ट करना होगा? उसे हाई वोल्टेज एसी सप्लाई, एसी सप्लाई, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे घरों में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एसी नेचर की होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है, सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर हाई वोल्टेज मतलब कितना? नियरली 10,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई, कितनी हाई? 10 मेगाहर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी है। 10 मेगा म्हणजे मतलब 10⁶, सो 10⁷ हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नियरली। इस तरह से एसी सप्लाई इन दो डीज को कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये एसी सप्लाई उसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है? इस सेंटर के ऊपर दोनों डीज के अंदर जो गैप है उसके सेंटर में यहाँ पर एक सोर्स ऑफ आयन होगा। यहाँ पर क्या है? इस तरह से सोर्स ऑफ आयन है, वहां से पॉजिटिव आयंस बाहर आ रही है, ठीक है। तो उस तरह से एक कोई चार्ज पार्टिकल बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि वो पॉजिटिव है। वो चार्ज पार्टिकल जब बाहर आएगा तो सबसे पहले उसका एनकाउंटर यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो गैप है, गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ में होगा। दोनों के बीच में क्या होंगे? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? देखो, फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एसी सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूअसली अल्टर करता है। तो सबसे पहले कंसीडर करो कि यहाँ पर ये जो डी है, ऊपर की डी, वो पॉजिटिव और नीचे की डी नेगेटिव है, ठीक है। एसी सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल ऊपर है, नेगेटिव साइकिल यहाँ पर है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव होने की वजह से ये जो ऊपर की डी है वो इसे रिपेल करेंगे, और जो नीचे की डी है उसे अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने के बाद में वो कहां पर आ जाएगा? इस डी के अंदर आ जाएगा, इस चेंबर के अंदर आ जाएगा। अब चेंबर के अंदर उसे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डी को परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल कैसे भी जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और अगर वो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो आगे जाकर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म करेगा। फिर से बाहर आने के बाद में वो इस गैप में आने
इस चेंबर से जस्ट बाहर निकलते ही इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होने के बाद में ये ऊपर की निगेटिव हो जाएंगी और नीचे की पॉजिटिव। पॉजिटिव उस चार्ज पार्टिकल को पुश करेगा और निगेटिव उसे पुल करेगा, मतलब वहां पर फिर से एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से वो आगे की तरफ इस तरह से जाएगा और फिर से इस डी के अंदर आने के बाद में, चेंबर के अंदर आने के बाद में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, तो वो आगे जाकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो जब भी वो इस रीजन के अंदर आएगा, गैप के अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करेंगे और जब वो इस चेंबर के अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर मोशन के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली इसकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी और फाइनली इस तरह से उसकी सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होकर इस तरह से क्या करेंगे, वो कंटिन्यूअसली उसके अंदर रोटेशन परफॉर्म करेगा और एक समय पर यहाँ पर किसी विंडो से वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होंगी, इस तरह से विंडो होंगी, उस विंडो से वो चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। दो फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले एक्सटर्नल सप्लाई जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, और दूसरी ये जो चार्ज पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेंगे तभी ये वर्किंग पॉसिबल है। वो कंडीशन होती है उसकी रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई मस्ट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्कुलर चार्ज पार्टिकल। दोनों अगर मैच करेंगे तो वहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहां से निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करेंगी, आगे की तरफ पुश करेंगी। उसके बाद में वो इस चेंबर के अंदर आ जाएगा। चेंबर के अंदर आने के बाद में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बाहर आने के बाद में फिर से एक्सेलरेशन मिलेगा उसे, उसके बाद में सर्कुलर मोशन। इस तरह से दोनों फील्ड्स दोनों अलग अलग काम कर रही है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसे एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर मोशन के अंदर रख रही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जब भी उस गैप के अंदर आएगा तो उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा साइड में चला जाएगा। इंटर होने के बाद में जब वो इसके अंदर जाएगा तो कंटिन्यूअसली उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग रेडियस के साथ में वो यहाँ पर इस विंडो से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर रेडियस, उसके बाद में ये एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, उसके बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसके लिए सिंपल फॉर्मूले। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब वो चेंबर के अंदर जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स और इसका रिलेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला qvb sin थीटा, sin 90 है इसलिए 1, दोनों साइड का v कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर v की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, v इज इक्वल टू यहाँ पर है QBR एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, यहाँ पर v होगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये पहले हम देख चुके हैं, उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका टाइम पीरियड। सो वो टाइम पीरियड के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर एक रोटेशन कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक रोटेशन के लिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर होगा, सर्कुलर मोशन है इसलिए सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr एंड डिवाइडेड बाय उसका स्पीड v। इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर से स्पीड कितना था, QBR अपॉन m। सो दिस विल बिकम 2πr अपॉन v की वैल्यू क्या लेना है, QBR अपॉन m। ठीक है, सो r और कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया हमें 2π और 1/1/m है। सो m ऊपर जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा यहाँ पर, QB। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम पीरियड होगा। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक टाइम हमें फाइंड आउट करना होता है, टाइम फॉर रिवर्सल।
पोलैरिटी जब चेंज होने वाली होती है, पोलैरिटी जब चेंज, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे निगेटिव होगा, तो ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव कब होगा, तो वो होता है टाइम फॉर रिवर्सल और टाइम टू रिवर्स द पोलैरिटी, ऐसा बोल सकते हैं हम, टाइम टू रिवर्स द पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो सिंपल, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, t/2, हाफ सर्कल कंप्लीट होने के बाद में पोलैरिटी चेंज होती है, तो इसका हमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, πm/qb, ये उसका फॉर्मूला होगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसे डिवाइड बाय 2 कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो, सबसे पहले ये स्क्रीन पॉज करके इतना जो डायग्राम है अच्छी तरह से देख लो, बुक के अंदर दिए हुए आप लोग वहां से ये जो डायग्राम है वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी पे फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए इन्हीं फॉर्मूलेस का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 टाइम पीरियड, n इज इक्वल टू 1/t होगा, उसका रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज qb/2πm। उसके बाद में हम आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम एज इट इज और v स्क्वायर। यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर v स्क्वायर लेना है, मतलब उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तो नहीं है, यहाँ पर q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m है, m का भी हमें स्क्वायर लेना है, तो ये m और ये m कैंसिल हो गया। सो द फाइनल फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी विल बी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये जो फॉर्मूलेज है इसके ऊपर से क्या क्लियर हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो q चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द रेडियस, मतलब उस चेंबर के अंदर जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल की रेडियस होंगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसकी रेडियस बढ़ानी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूले के अंदर देखो 2π तो कांस्टेंट है, उसके बाद में m q b ये सभी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अगर कितनी भी ज्यादा रेडियस हो गई तो टाइम पीरियड उसका चेंज होने वाला नहीं है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, बट रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूलास फॉर द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ओके, लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। अब इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, मैंने आप लोगों को शुरुआत के अंदर कुछ इसके एप्लीकेशंस यूजेस बताए थे। तो ये हाई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने के लिए, चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका साइंटिफिक स्टडी के अंदर पार्टिकल मैटर इंटरेक्शन देखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद में मेडिकल फील्ड के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उन ट्यूमर्स को किल करने के लिए, ट्यूमर्स को खत्म करने के लिए साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का यूज किया जा सकता है। इसके बाद में इसके कुछ लिमिटेशंस है, मतलब ये कहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रल पार्टिकल जब इसके अंदर पोलैरिटी चेंज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद में दूसरा ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं बट इलेक्ट्रॉन को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो यहाँ पर मास अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वो एक ही रोटेशन में बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी जगह पर अगर प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हेवियर होता है वो, तो वहां पर प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा सकता है बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ड्रॉबैक है इसके अंदर कि ये जो मशीन है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही इसके अंदर एक्सेलरेट किया जा सकता है। मतलब कैसे, अगर कोई साइक्लोट्रॉन बना लिया गया, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बना दिया गया और उसकी कैपेसिटी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके आगे पार्टिकल को वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, उसके आगे वो पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ा सकता। अगर उसके आगे एनर्जी बढ़ानी होगी तो वहां पर डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना होगा। दिस इज द मेन ड्रॉबैक फॉर द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, ठीक है। सो इस तरह से इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी है और यूजेस तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज के
के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने जो मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक देखा था, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स, उसके अंदर डायरेक्शंस कैसी लेनी है वो अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद में साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर जो था उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बट उसे नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना आपका काम है। तो उसको अच्छी तरह से नोट्स के अंदर डिजाइन कर लो। उसके अंदर अगर कोई डाउट्स होगा तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।